सभी को नमस्कार। आज की जो वीडियो है स्पेशली 11th क्लास के बच्चों के लिए है और उन बच्चों के लिए भी है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मौलिक अधिकार के चैप्टर के अंदर जो हमारा अधिकार चैप्टर है उसके अंदर जो मेन टॉपिक है एक और वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मौलिक अधिकार के साथ साथ लोगों के कल्याण के लिए भारत के संविधान ने डीपीएसपी की व्यवस्था की है। वो डीपीएसपी क्या है, उनके संबंध में क्या उपबंध हैं और उनके संबंध में क्या निर्देश हैं, आइए इस वीडियो के थ्रू जानते हैं। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। देखिए, अगर डीपीएसपी की बात करें तो ये जो हमने आयरिश संविधान से लिए गए हैं। आयरिश संविधान के अनुच्छेद 45 में इसका वर्णन है। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखना है कि अगर पूछे पेपर में कि डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं तो डीपीएसपी जो है आयरिश यानी कि आयरलैंड से लिए गए हैं। अगर डीपीएसपी की बात करें तो ये भारत के संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन है और आर्टिकल 36 से 51 तक का इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 37 कहता है कि ये तत्व किसी न्यायालय में लागू नहीं करवाए जा सकते। ये तत्व वैधानिक ना होकर राजनीतिक स्वरूप रखते हैं और मात्र नैतिक अधिकार हैं। कहने का मतलब क्या है कि इस पर न्यायालय की कोई बाउंडेशन नहीं है। जिस तरह से अगर मौलिक अधिकार लागू नहीं होते तो लोग कोर्ट जा सकते हैं मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए, परंतु यदि स्टेट डीपीएसपी को लागू नहीं कर पाता उस स्थिति में स्टेट के खिलाफ, राज्य के खिलाफ आप जो है न्यायालय में नहीं जा सकते। वे ना तो कोई वैधानिक बाध्यता ही राज्य पर लागू करते हैं और ना ही जनता हेतु अधिकार कर्तव्य। वे मात्र राज्य के लिए एक सामान्य निर्देश हैं जो राज्य कुछ ऐसे काम करे जो जनता के लिए लाभदायक हो, यानी कि जनता को फायदा पहुंचाने के लिए, जनता को लाभ पहुंचाने के लिए, जनता का विकास करने के लिए डीपीएसपी की व्यवस्था की गई है। परंतु डीपीएसपी के संबंध में ये बात स्पष्ट कही गई है कि डीपीएसपी के अगर लागू नहीं हो पाते तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये राज्य सरकारों के लिए एक तरह से निर्देश हैं कि आप ऐसे काम कीजिए लोगों के कल्याण के लिए। किस हद तक सरकार पूरा कर पाती है ये हर राज्य और सरकारों पर निर्भर करता है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य में स्थापित करना। देखिए, डीपीएसपी के थ्रू लोगों का सामाजिक विकास, डीपीएसपी के थ्रू आर्थिक न्याय की बात की जाती है कि सबको इस तरह से संसाधन मिले कि सब अपना विकास कर सके, साथ साथ समाज में उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, समाज में वो पिछड़े ना, इसके लिए डीपीएसपी की व्यवस्था की गई है। इन सबका उद्देश्य ये है कि इंडिया को एक वेलफेयर राज्य बनाना है, कल्याणकारी राज्य बनाना है। आप सबको पता होता है कल्याणकारी राज्य वो है जो लोगों के कल्याण के लिए काम करता है, लाभ को कम ध्यान रखता है, कल्याण को ज्यादा ध्यान रखता है। और भारत एक वेलफेयर स्टेट है और वेलफेयर स्टेट में गरीबों को, पिछड़ों को काफी फायदा होता है। जो पे नहीं कर सकते हैं उनको भी संसाधन प्रोवाइड कराए जाते हैं। देखिए, पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। अगर मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की हम बात करें, मौलिक अधिकार के संबंध में क्या बात कही गई है? मौलिक अधिकार के संबंध में ये बात की गई है कि मौलिक अधिकार जो है सभी को अनिवार्य रूप से मिलेंगे और मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। जबकि ऊपर भी बताया गया था कि अगर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लागू नहीं हो पाते तो सरकार के खिलाफ आप जो है कोर्ट में नहीं जा सकते। यानी कि मौलिक अधिकार के थ्रू आप कोर्ट में जा सकते हैं, परंतु सरकार के खिलाफ यदि वो इनको लागू नहीं कर पाती है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। एक और पॉइंट है, मौलिक अधिकार नकारात्मक है। ये राज्य पर अंकुश लगाते हैं, क्या राज्य को नहीं करना है, क्या सरकार को नहीं करना है, ये लिमिटेशन तय कर देते हैं। जबकि जो डीपीएसपी है वो सकारात्मक है, वो राज्य को निर्देश है जन कल्याण के कार्य करने के लिए। यानी कि सरकार को दिए गए ऑर्डर हैं कि आपको इन इन कार्यों को करना है अपने नागरिकों का विकास करने के लिए। दूसरा पॉइंट, मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य है। अभी मैंने आपको जैसे कि बताया था कि जो मौलिक अधिकार हैं उनको आप कोर्ट में जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। परंतु यदि हम बात करें डीपीएसपी की तो डीपीएसपी के संबंध में ऐसा कोई नियम नहीं है। डीपीएसपी जो है
अगर लागू नहीं हो पा रहे हैं तो कोर्ट में नहीं जा सकते। थर्ड, मौलिक अधिकार देश में राजनीतिक लोकतंत्र लेके आते हैं, जबकि डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं। यानी कि देश में जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेटी मौलिक अधिकारों के थ्रू होती है। वास्तव में सच्चा लोकतंत्र तभी स्थापित हो पाता है जब लोगों को मौलिक अधिकार मिले, क्योंकि मौलिक अधिकारों के द्वारा ही लोगों का विकास होता है। जबकि डीपीएसपी जो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं, समाज में सबको बराबरी का हक मिले, समाज में सब बराबर आए, सबको रोजगार मिले, ये एक तरह से डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य होता है। कुल मिला के डीपीएसपी की जो अवधारणा है वो कल्याणकारी राज्य को प्रकट करती है। अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को 3 भागों में बांटा गया है: समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। समाजवादी का मतलब आपको पहले भी पता होगा। समाजवादी का मतलब ये होता है कि संसाधनों को समाज में सब ज्यादा से ज्यादा बंटवारा हो, संसाधनों पर समाज का हक हो। वही गांधीवादी, गांधी जी का एक कुछ मॉडल थे, कुछ विचार थे, उनको गांधीवादी विचार कहते हैं, उन्हीं को गांधीवादी सिद्धांत कहते हैं। और उदारवाद आपको पता ही है, उदारवाद बात करता है लोगों को थोड़ा सा रियायत देने की और लिबरल होने की। तो उसी इन्हीं 3 कैटेगरी में हमने अपने डीपीएसपी को बनाया है। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से डीपीएसपी हैं, कौन से निर्देश हैं जो राज्य को पालन करने हैं। कलर के हिसाब से मैंने इसको बांट दिया है। जिस तरह से ऊपर समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी सिद्धांत दिए गए हैं, उसी प्रकार से मैंने इसको कलर कर दिया है। तो आप पता लगा लेंगे कौन सा जो है किस में शामिल होता है। आर्टिकल 37 कहता है कि लागू न होने पर आप न्यायालय नहीं जा सकते। यानी कि आर्टिकल 37 में कहा गया है, अगर कोई राज्य डीपीएसपी लागू नहीं कर पाता है, कोई सरकार डीपीएसपी लागू नहीं कर पाती है, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते, जैसे मौलिक अधिकार के संबंध में जा सकते हैं। 38 कहता है कल्याणकारी राज्य और नीति का वर्णन। देखिए, भारत एक वेलफेयर स्टेट है और ये डीपीएसपी जो बनाए गए हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाई गई है, उनका जो मेन उद्देश्य है वो भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना है और उसके संदर्भ में नीति बनाना है। आर्टिकल 29 क्या बात करता है? आर्टिकल 29 कहता है महिलाओं और बच्चों, पुरुषों का ध्यान, साथ ही साथ समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। आप देखते हैं कि वेतन के संबंध में भी थोड़ा भेदभाव किया जाता है, महिलाओं को कम पैसे दिए जाते हैं, पुरुषों को ज्यादा दिए जाते हैं। तो डीपीएसपी समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करते हैं। साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर कोई महिलाओं और पुरुषों के अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आइए जानते हैं 39 से क्या कहता है। 39 कहता है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, यानी कि सबको न्याय प्राप्त हो और निःशुल्क कानूनी सहायता हो। जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जिनको कानूनी सहायता की जरूरत है, तो उनको जो है निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाए। और भारत सरकार के द्वारा किया भी जाता है। अगर कोई वकील चाहता है और वो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो भारत सरकार जो है उसको वकील भी उपलब्ध कराती है। आर्टिकल 40 बात करता है कि ग्राम पंचायतों को संगठित किया जाए। गांधी जी का मानना था कि असली भारत जो है गांव में बसता है। अगर हम गांव का विकास करेंगे तो आगे भी विकास हो जाएगा। तो पंचायतों को गठन करना, पंचायतों को मजबूत बनवाना, ये आर्टिकल 40 में कहा गया है। आर्टिकल 41 कहता है आर्थिक और पिछड़े का ध्यान। जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनका ध्यान बहुत रखना जरूरी है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन लोगों का विकास नहीं हुआ है, जो विकास की दौड़ में बहुत पिछड़े हुए हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो, उनका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है और ये राज्य का कर्तव्य है। महिलाओं को मातृत्व सहायता आर्टिकल 42 की बात करता है। महिलाओं को कई फैसिलिटी देने की बात करता है। उनके लिए उचित सुविधा केंद्र बनाने की बात करता है ताकि महिलाओं को कोई दिक्कतें ना आए। ये आर्टिकल 42 में बात करता है। 43 कहता है कामगारों को उचित मजदूरी। कामगारों को उचित मजदूरी का मतलब ये होता है जब व्यक्ति काम करेगा तो उसके लिए उचित मजदूरी भी मिलना जरूरी है। उचित मजदूरी का तात्पर्य यह है कि ऐसा ना हो कि काम तो आप उससे ज्यादा ले रहे हैं परंतु उसको पैसा कम दे रहे हैं। तो 43 में ये कहा गया है कि जिससे भी आप काम ले रहे हैं तो उनको उचित मजदूरी देना भी जरूरी है। आपको 43 में 2 कलर दिख रहे होंगे, वो इसलिए कि दोनों कैटेगरी में आ रहा है, इसलिए आपको 2 कलर करके दिखाया गया है। 43 ए कहता है कि उद्योगों में लगे लोगों के लिए उपयुक्त कानून बनाना। 43 ए कहता है कि
राज्य सरकारों को या केंद्र सरकारों को ये चाहिए कि वो जो भी उद्योगों में लोग लगे हुए हैं उनके लिए कानून बनाया जाए, उनके लिए उपयुक्त कानून होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उद्योग में लगे हुए लोगों का शोषण हो, उद्योग में लगे लोगों को नुकसान हो या उनसे ज्यादा काम लिया जाए और उनका एक तरह से आर्थिक शोषण भी किया जा रहा हो। तो उससे बचने के लिए जो है चाहिए कि उपयुक्त कानून बनाया जाए। आर्टिकल 44 बात करता है सभी के लोगों के लिए समान कानून। आजकल चर्चा में बहुत है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता। ये बात करता है कि कानूनों में कोई किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, सभी के साथ समान व्यवहार हो और सबके लिए कानून बराबर हो। ये आर्टिकल 44 में बात करता है। एक तरह से ये लिबरल व्यूज है, यानी कि जो तीसरा सिद्धांत है उसमें ये दिया गया है। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। देखिए, आपको पता है 86वां संशोधन हुआ इसके लिए और 2009 में कानून भी बना शिक्षा के अधिकार। वो सब इसी के ही अंतर्गत आ रहा है कि सभी बच्चों को जो है समान, निःशुल्क और अनिवार्य सुरक्षा दी जाए, अनिवार्य शिक्षा दी जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों की शिक्षा में कोई रोक टोक ना आए, बच्चों को कोई पैसे ना देने पड़े, क्योंकि बच्चे आर्थिक तंगी की वजह से या फिर फेल होने की वजह से जो है शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, तो उसको दूर करने का प्रयास इसके लिए कहा गया है। SC ST OBC के विकास पर बल देने की बात 46 में की गई है। उनको शिक्षा मुहैया कराई जाए, रोजगार मुहैया कराया जाए। शिक्षा रोजगार मिलेगा तो विकास अपने आप ही हो जाएगा। आर्टिकल 47 क्या कहता है कि जीवन स्तर में सुधार के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार जरूरी है और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार करने के लिए जरूरी है कि जो नशीले पदार्थ हैं उनकी बिक्री पर रोक लगाई जाए, क्योंकि आपको पता है कि नशीले पदार्थ कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी को घटा देते हैं। तो सरकारों को चाहिए कि वो नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाए ताकि व्यक्ति स्वस्थ जीवन जी सके। आर्टिकल 48 कहता है कि पशुओं के वध पर रोक व पालन व नस्लों में सुधार। कहने का मतलब क्या है कि पशुओं की हत्या को बंद किया जाए और उनके पालन पोषण पर ध्यान दिया जाए और उनकी नस्लों में सुधार किया जाए। कुल मिला के इसमें पशुओं के विकास, सुरक्षा की बात जो है 48 में की गई है। आर्टिकल 48 क्या कहता है? आर्टिकल 48 कहता है कि पर्यावरण की रक्षा की जाए और उसमें सुधार किया जाए, यानी कि सरकारों को प्रयास करना चाहिए कि पर्यावरण की रक्षा करें, ऐसी नीति बनाए जो पर्यावरण को सुरक्षित करें, प्रोटेक्ट करें। साथ साथ पर्यावरण की गुणवत्ता का किस प्रकार से सुधार हो, ये जो है 48A में कहा गया है। 49 कहता है कि राष्ट्रीय स्मारकों स्थानों का संरक्षण किया जाए। आप देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी राष्ट्रीय स्मारक हैं, स्थान हैं, तो इनका संरक्षण बहुत जरूरी है। अगर इनका संरक्षण नहीं करेंगे तो जो हमारी विरासत है कहीं ना कहीं लुप्त हो जाएगी। ये स्मारक है वो कहीं ना कहीं नुकसान इनको पहुंचेगा। तो सरकारों को ये आदेश दिया गया है कि वो राष्ट्रीय स्मारकों और स्थानों का संरक्षण करें। आर्टिकल 50 जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथकता की बात करती है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा और जुडिशियली जो है पूरी तरह से इंडिपेंडेंट काम करेगी। आर्टिकल 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर बल दिया जाएगा। सरकारें काम करेंगी अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए और सुरक्षा का वातावरण बनाने के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि डीपीएसपी क्या है और वो कौन कौन से डीपीएसपी दिए गए हैं जिनके द्वारा जो है एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करी जाए। इन शॉर्ट अगर कहें तो डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य काम एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको डीपीएसपी समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय, धन्यवाद।